गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पिछले लेक्चर में पोलन ग्रेन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने पोलन ग्रेन कैसे डेवलपमेंट होता है ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब पोलन ग्रेन के टॉपिक से बचे हुए कुछ सब टॉपिक्स हैं, 4 सब टॉपिक्स हैं, जैसे पोलन टैबलेट्स क्या होती हैं, पोलन सिरप्स क्या होते हैं, पोलन वेडिबिलिटी क्या होती है, पोलन बैंक क्या होते हैं और एलो एलर्जेंस क्या होते हैं। बस इतना पढ़ने के बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनोशियम की तरफ मूव करेंगे और हम लोग देखेंगे गायनोशियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक्स को ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप्स का यूज़ क्या होता है। इनको यूज़ किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के जैसे इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, तो इनकी इसी क्वालिटी को यूज़ करते हुए कुछ लोग इन्हें एज ए फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। और देखा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप ज़्यादा कंज्यूम करी जाती हैं, यानी कि उधर फूड सप्लीमेंट्स को लेने का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है। So, since pollen grains are rich in nutrients, therefore they are used as food supplements. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और एक्सक्लूसिवली वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको ज़्यादा लेते हैं। pollen tablets and pollen syrups are also given as food supplements to the athletes, है ना, और रेसिंग हॉर्सेस, इन सब लोगों को भी pollen tablets और सिरप्स दिए जाते हैं। तो एक टॉपिक हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है pollen viability। अब पोलन वाइबिलिटी क्या होती है? पोलन वाइबिलिटी का बेसिक सा मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन कितने दिनों तक अपने आप सरवाइव कर सकता है, मतलब कितने दिनों तक पोलन ग्रेन का सर्वाइवल टाइम होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि राइस और वीट, इनके पोलन ग्रेन्स सिर्फ 30 मिनट्स तक ही सर्वाइव करते हैं। और कुछ जैसे लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स हैं, उनके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं फ्यू मंथ्स तक। कौन से? लेग्यूम फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं उनके पोलन ग्रेन्स कितने दिनों तक सर्वाइव करते हैं? फॉर फ्यू मंथ्स। और क्या होता है, पोलन ग्रेन्स तो कुछ प्लांट्स के फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, राइस और वीट का पोलन ग्रेन कितने टाइम तक सर्वाइव करता है, इसकी पोलन वाइबिलिटी क्या होती है। उसके बाद आता है टॉपिक नंबर 3 जो है पोलन बैंक। अब पोलन बैंक क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम लोग -196 डिग्री सेल्सियस पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, -196 डिग्री सेल्सियस। और किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, इन लिक्विड नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके क्यों रखते हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों रखते हैं इसे ऐसे। तो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स को हम लोग जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम लोग इन पोलन ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट, है ना, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो चलिए अब एक बार इसको और सही से मैं समझा देती हूँ। पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पे,
और इन्हीं स्टोर्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग पॉलन बैंक बोलते हैं। और इन पॉलन बैंक का फंक्शन या इम्पोर्टेंस क्या होती है कि इनको हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, है ना। और ये जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो एक हाई वैरायटी, एक हाई यील्ड सीड को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 था एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस, एरो एलर्जेंस क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन ह्यूमंस को कुछ टाइप की एलर्जीज कॉज करते हैं। तो वो जो एलर्जी कॉजिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ही हम लोग एरो एलर्जेंस बोल देते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? एक तो मुझे याद आ रहा है पार्थेनियम। पार्थेनियम में जो पॉलन ग्रेन होता है वो ह्यूमंस में एलर्जी कॉज करता है। और एक एमरैंथस भी होता है, एमरैंथस, सॉर्गम, बहुत सारे प्लांट हैं। पाइनस का भी कुछ लोगों को एलर्जी करता है ना। तो इन प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं दे कॉज एलर्जी टू सम ह्यूमंस, है ना। एलर्जीज को कॉज करते हैं, इसलिए इनको एलो एलर्जेंस बोलते हैं। और एलर्जीज कैसी होती हैं? जैसे अस्थमा, है ना, अस्थमा हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गया, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये हो गया एरो एलर्जेंस भी। हमने 4 टॉपिक्स देखे, पॉलन टैबलेट्स, पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप्स, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन बैंक्स एंड एलो एलर्जेंस। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग गाइनोशियम से स्टार्ट करते हैं। गाइनोशियम, गाइनोशियम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी थी चैप्टर के। गाइनोशियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कार्पेल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग गाइनोशियम में अब देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो गाइनोशियम में आते हैं कार्पेल्स। कार्पेल को हम लोग और क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोफिल। अब आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गए होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल किसे बोलते हैं। बिल्कुल एंड्रोशियम के जैसा ही है, बट वहाँ पे सब माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स ऐसे चल रहा था। यहाँ पे सब कुछ मेगा चलेगा, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, है ना, ऐसे होगा यहाँ पर। कार्पेल्स में हम लोग क्या देखेंगे? ओव्यूल। ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल के बाद क्या आता है? ओव्यूल्स में क्या होगा? मेगास्पोर, है ना। उसके बाद मेगास्पोर्स में क्या होंगे? एम्ब्रियो सैक, है ना। और एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? एग। बस इनकी ही स्टडी हमें करनी है गाइनोशियम वाले पार्ट में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार्पेल्स कैसे दिखते हैं। कार्पेल मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा फ्लावर था। फ्लावर में जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वाला पार्ट था, इसे ही हम कार्पेल बोलते हैं। यानी बेसिकली अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। तो ये रहा डायग्राम कार्पेल का।
फ्लावर को भी हम लोग हटा के साइड में रखते हैं। हाँ, तो कार्पेल का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, ये स्टिग्मा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। जब फ्रूट बनता है ना तो ये ओवरी होती है जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। उसके बाद ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। ये ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है ना। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एग है। ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे स्टाइल के बारे में। कुछ कुछ जगह पे पूछ लिया जाता है कि सॉलिड स्टाइल, यानी कि सॉलिड स्टाइल क्या है, मतलब क्या होता है सॉलिड स्टाइल। तो सॉलिड स्टाइल वो होता है जहाँ पे ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट हो। जिस स्टाइल में ट्रांसमिशन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉलिड स्टाइल का। यानी अगर ट्रांसमिशन टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो ये स्टाइल जो है ये सॉलिड स्टाइल है। तो यहीं पे ही हम लोग लिख देते हैं। ट्रांसमिशन टिश्यूज अगर हैं तो ये सॉलिड स्टाइल है। ठीक है, और एक चीज़, ओवरी ही क्या बनती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये बात भी यहीं पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ लिखने से क्या होगा, आप लोग ज़रूर अपनी कॉपी में डायग्राम्स बनाइएगा। डायग्राम से समझने में क्या होता है, चीज़ें एक अच्छे खासे पीरियड के लिए दिमाग में रहती हैं। मेमोराइज कम करना पड़ता है चीज़ों को, वो खुद से ही आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो चलिए, हमारा ये कार्पेल वाला पार्ट हो गया। समझ के होंगे ना आप लोग। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। यहाँ स्टाइल में ही पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। पॉलन ट्यूब यहाँ से जाता है डेवलप होके, और यहाँ पे जो एंड है माइक्रोपाइल, यहाँ से एंटर होता है। ये सब बात का टॉपिक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, बट स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये हमें क्लियर हो गया, कार्पेल क्लियर हो गया। अब ओव्यूल्स कैसे दिखते हैं? ओव्यूल्स मतलब मेगास्पोरेंजिया। तो ये देखिए, ओव्यूल्स ऐसा दिखते हैं। ये है एक ओव्यूल का डायग्राम। ये देखिए, नीचे प्लेसेंटा है, यहाँ से इस प्लेसेंटा से ओव्यूल डेवलप किया। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्यूमेंट्स के बारे में। ये देखें, ये जो इनर इंटीग्यूमेंट है, ये बाउंड्रीज हैं एक तरीके की।
है ना। तो जो इनर इंटीग्यूमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और टेस्टा। जो आउटर होती है, सॉरी गलत हो गया, जो आउटर होती है उसका नाम होता है टेस्टा, सॉरी। और जो इनर होती है उसका नाम क्या होता है, टैगमेन। ठीक है, तो इंटेगुमेंट्स हो गए। उसके बाद आता है न्यूसिलस वाला पार्ट। तो जो चीफ पैरेन्काइमेटस पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। ये सारा पार्ट जो है ओव्यूल का, ये सब पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसिलस। न्यूसिलस का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। न्यूसिलस जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। और पता है क्या होता है, ये जो न्यूसिलस होता है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है कुछ सीड्स में, तो वो इन न्यूसिलस के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एम्ब्रियो सैक यूज़ कर लेता है। बट कुछ में कुछ पार्ट ऑफ न्यूसिलस बच जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस होता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। और जिन जिन सीड्स में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है उन सीड्स को हम लोग पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। अब पेरिस्पर्मिक सीड्स का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे आपसे तो ब्लैक पेपर याद रखिए। ब्लैक पेपर की सीड्स जो होती हैं वो पेरिस्पर्मिक होती हैं। उसके बाद बीट रूट की भी सीड्स पेरिस्पर्मिक होती हैं। सो आई होप ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि जो लेफ्ट ओवर टाइप का न्यूसिलस होता है, जो रिमेनिंग न्यूसिलस होता है उसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। और जिन सीड्स में पेरिस्पर्म होता है, जो पेरिस्पर्म बियरिंग सीड्स होती हैं उनको पेरिस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है चिलाइजल पोल। क्या होता है, ये क्या होता है, जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं चिलाइजल पोल। चलिए अब माइक्रोफाइल की तरफ देखते हैं। ये पार्ट है माइक्रोफाइल। इंटीग्यूमेंट्स रिमेन इनकम्प्लीट हेयर एट द एपेक्स। ये बेसल पार्ट है ओव्यूल का, ये एपेक्स है। इंटीग्यूमेंट्स रिमेन इनकम्प्लीट एट द एपेक्स लीविंग अ पोर and this pore is known as micropyle. And this micropyle provides a passage for entry of pollen tube. यानी कि pollen tube इस पोल से, माइक्रोफाइल से, यहाँ से एम्ब्रियो सैक की तरफ जाता है। बट सीड्स में जो माइक्रोफाइल का पार्ट होता है ये क्या करता है, वाटर की एंट्री को एक पैसेज देता है। अब सीड्स में तो पॉलन ट्यूब नहीं जाएगा ना, तो माइक्रोफाइल से सीड्स में क्या जाता है, वाटर जाता है। और गैसियस एक्सचेंज भी माइक्रोफाइल से ही होता है सीड्स में। ठीक है, आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा माइक्रोफाइल। उसके बाद ये देखिए, अब हम लोग इस एम्ब्रियो सैक के बारे में ही देखेंगे डिटेल में। ये ओव्यूल हो गया, अब ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। तो अब ये सारी लेबलिंग इसकी है एम्ब्रियो सैक की। ये ओव्यूल का बाकी पार्ट है। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि ये देखें, 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स हैं चिलाइजल एंड की तरफ। ये देखिए, ये एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 हैं, 1 2 और 3। और ये हैप्लॉइड है नेचर में, और किस तरफ है, चिलाइजल पोल की तरफ है। ठीक है, उसके नीचे ये देखिए, यहाँ पे एक एग सेल है ना, और 2 सिनर्जिस्ट है। ये देखिए, ये जो इधर उधर है इनको हम लोग सिनर्जिट्स बोलते हैं, और ये जो है ये एग सेल है। ठीक है, एग सेल और सिनर्जिट को हम लोग टुगेदर बोल देते हैं एग एपरेटस, है ना। और ये किधर होते हैं, माइक्रोफाइलर एंड की तरफ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक लार्ज सेंटर सेल होती है। ठीक है, इस सेल में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और ये भी किधर होती हैं, एग एपरेटस के ऊपर है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इनके नीचे क्या है, ये एग एपरेटस है। एग एपरेटस इनको बोलते हैं, एग सेल और सिनर्जिट्स को टुगेदर। अब देखिए, जो सिनर्जिट्स होती हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि सिनर्जिट्स के अंदर ये देखिए रेड रेड टाइप कुछ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस।
तो सिनर्जिड्स के अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। अब फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं कि ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कीमोट्रॉफिक मूवमेंट होता है ना पोलन ट्यूब का, तो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन ट्यूब के फिलीफॉर्म एपरेटस जो केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक भी कवर हो गया और हमारा क्या हो गया, ओव्यूल भी पढ़ लिया हमने। अब कुछ इस ओव्यूल के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें 7 सेल्स हैं एंड 8 न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद आता है एक और पॉइंट कि जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज लार्जेस्ट। इन सेल्स से तो बड़ी है ना सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट अमंग दीज सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स एंड एक्स सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओव्यूल वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल, कुछ अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, उन टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेगास्पोर्स के बारे में देखेंगे, एम्ब्रियो सैक, एग, इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल में देखेंगे, बट अब वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, and please don't forget to subscribe my channel, and if you like this video, get to give a big thumbs up to it.